ओके, तो अभी ये चैप्टर नंबर 36 पार्ट 2 कटर रेडियस ऑफसेट, इसके अंदर हम आगे की इसकी समझेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज होती है जो एक कटर रेडियस ऑफसेट को एक्टिव करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। जस्ट हम एक कंटूर ग्राफ को समझते हैं, इसमें जो पॉइंट हमें दिए गए हैं ये कटर का एक्चुअल मूवमेंट दिखाया गया है कि हमें मूवमेंट कैसा होना चाहिए, एक्चुअल में मूवमेंट ऐसा होगा तब ये प्रोफाइल हमारी बनेगी। अभी आता है सेंटर पॉइंट कैलकुलेशन। कोऑर्डिनेट पॉइंट पहले चित्र में प्रत्येक कंटूर चेंज पॉइंट पर एक कटर रेडियस के सेंटर पर का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब सेंटर पॉइंट किसको कहते हैं? सेंटर पॉइंट उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट प्रत्येक कंटूर चेंज पॉइंट पर एक कटर रेडियस के सेंटर पर प्रतिनिधित्व करता है। अब एक आवश्यकता को चित्र में लाया जा सकता है, कटर रेडियस का साइज। अभी साइज इंपॉर्टेंट होता है। साइज का मतलब क्या है? जब 5 पॉइंट का एक नया कोऑर्डिनेट सेट विकसित किया जाता है तो उदाहरण के लिए एक कटर डाया इतने का लेके 0.75 का, तो उसका रेडियस हमारा कितना मिलेगा? 0.375। बिना किसी ज्योमेट्री गणना के कौन से पॉइंट को सीधे ड्राइंग से पढ़ा जा सकता है? चित्र को देखे, ड्राइंग को देखे और इसका मूल्यांकन करें। आवश्यक 10 कोऑर्डिनेट वैल्यू में से केवल 8 की पहचान की गई है, केवल जोड़ गणना का उपयोग करते हुए, लेकिन यह भी महसूस करते हैं कि पिछली 10 गणनाओं को ओवरऑल प्रोग्रामिंग प्रयास में जोड़ते हुए पहले भी किया जाना था। अभी ये पॉइंट हमारे जो कैलकुलेशन में जो मिस हो गए वो कौन से पॉइंट है? अभी जो ये पॉइंट नंबर 3 है, ये ड्राइंग के अंदर नहीं दिया हुआ था, उसको हमने कैलकुलेट किया है। इसमें जो ये वाला डिस्टेंस तो है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक एक्स में। अब वाई की डायरेक्शन नहीं पता, इसमें P2 की वाई नहीं पता, P3 की वाई नहीं पता, क्योंकि कटर का रेडियस यहाँ पे इंटरसेक्शन पे आता है। तो अभी क्या करता है, कटर जब बाहर निकलता है तो पहले रुकता है। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री से हमें कैलकुलेशन निकालना पड़ता है। इस तरीके से इसको ज्योमेट्री बना के फिर इसका एंगल और इसका एंगल, ये 18 डिग्री एंगल का अपोजिट इधर आ जाएगा और इसी का अपोजिट इधर आ जाएगा। तो इससे हमारी पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी जितना हमारा रेडियस है। इसको ट्रिग्नोमेट्री से निकालेंगे तो निकल के आएगा 1.3975। ऐसे ही दूसरे पॉइंट की गणना है। ये आपकी पॉइंट नंबर 2 की है, ये पॉइंट नंबर 3 की कैलकुलेशन जो कटर हमारा पाथ में है। पॉइंट नंबर 3 की गणना में क्या किया गया? ट्रिग्नोमेट्री से 1 प्लस साइन 18। अभी साइन 18 को मैं अभी इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। अब सभी एक्स वाई कोऑर्डिनेट का पता है, पार्ट प्रोग्राम के चारों सभी सेंटर पॉइंट के लिए है। ये पॉइंट मशीनिंग के क्रम में है, सीक्वेंस में है, वे प्रोग्राम में भी उसी क्रम में दिखाई देंगे, न कि पॉइंट स्थान बल्कि विभिन्न अन्य प्रोग्राम डेटा से, जैसे कि जी कोड, एम कोड, फीड रेट आदि। गणना में उपयोग एक अंक है। यह एक सवाल उठा कि यह एक समीकरण में एक कैसे आया, तो इसके लिए साइन को पढ़ना पड़ेगा आपको। ये एक कहां से आया? यह साइन 90 के मान का प्रतिनिधित्व करता है जो एक है, और ये छोटा सा त्रिभुज है जिसके सामने ये ग्रीक शब्द ऑफन डेटा, जैसे आपका डेल्टा का निशान लगा हुआ है, कि एक प्रतीक है जिसका उपयोग अक्सर इंक्रीमेंटल और एक विक्टर या दूरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। अब फिलहाल प्रोग्राम में लिखा जाना बाकी है। अभी हमारे कोऑर्डिनेट निकल गए सारे। अब इस सेशन के पॉइंट की एक टेबल के साथ बंद किया जा सकता है जो 0.7 कटर के रेडियस का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं करता। अभी हमारे सारे पॉइंट कैलकुलेट हो गए, 10 के 10 वैल्यू आ गई हमारी एक्स की और वाई की। अभी आता है प्रोग्राम कैसे करना है। दोनों पिछले उदाहरण शुरुआती न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम पर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्रामिंग तरीकों के लिए विशिष्ट है। ये कंट्रोल आमतौर पर एनसी प्रकार के सीएनसी प्रकार के नहीं है। कोई कटर रेडियस ऑफसेट सुविधा नहीं थी जहां पहले पुरानी में एनसी के अंदर आवश्यक टूल पाथ को इस तरह से विकसित किया गया कि कंटूर चेंज पॉइंट की गणना वास्तविक कटर रेडियस के साथ की जानी है। अभी आता है टाइप ऑफ कटर रेडियस। टाइप ऑफ कटर रेडियस ऑफसेट। जैसे जैसे सीएनसी तकनीक विकसित हुई वैसे वैसे कटर रेडियस ऑफसेट विधियां भी विकसित हुई हैं। इस विकास को 3 चरणों में लिया गया है। आज इन्हें 3 प्रकार के कटर रेडियस ऑफसेट के रूप में जाना जाता है।
टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। अभी टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी ये क्या है ये बताता हूँ। अभी टाइप ए, टाइप बी, सी, इसको डिटेल में अभी कैसे समझाया गया है। टाइप ए जो है ओल्डेस्ट यूज स्पेशल प्रोग्राम वेक्टर टू एस्टेब्लिश कटिंग डायरेक्शन G39 IJ K 40 41 42। ये है हमारा सबसे पुराने वाले जो कंट्रोल हैं वो आपके उनमें अप्लाई होता है। और फिर बी टाइप कौन सा है, इसकी एक डेफिनेशन आगे आएगी अभी इसमें और डिटेल में कि बी क्या है, ए क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है इन तीनों में। बी टू बी क्या है आपका, सॉरी बी टाइप बी पे क्या है, ओल्ड यूज में ओनली G40 49 41 42 बट इज does not look ahead over cutting a possible for the type B offset। यहाँ पे एक नया पेज आया है कि लुक अहेड ओवर कटिंग इन पॉसिबल। लुक अहेड क्या है यहाँ पे, जब ये पास चलते हैं कट मेमोरी के तो क्या होता है कि कुछ आगे के प्रोग्राम की जो वैल्यू है उनको प्रोग्राम कंट्रोल रीड करके चलता है। बी वाले के अंदर, ए वाले के अंदर ऐसा नहीं था। बट इट डज नॉट लुक एट, हाँ बी वाले के अंदर नहीं है। ओवर कटिंग इज पॉसिबल फॉर टाइप बी ऑफसेट। ओवर कटिंग पॉसिबल है बट आगे की नहीं है, रीड नहीं करेगा। ऐसे ही टाइप ऑफ सी ऑफसेट कौन सा है, करंट यूज G40 41 एंड 42 इन द प्रोग्राम बट विद द लुक अहेड फीचर कटिंग ओवर कटिंग इज प्रिवेंट टू द फॉर द सी टाइप ऑफसेट। अभी एक एक बी ऑफसेट के बारे में समझते हैं क्या है। टाइप सी कटर रेडियस ऑफसेट फॉरवर्ड टाइप का है जिसे इंटरसेक्शनल टाइप भी कहा जाता है। वह यह है जो आज के सभी आधुनिक सीएनसी सिस्टम पर उपयोग किया जाता है। जब इसे टाइप सी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अन्य प्रकार उपलब्धि नहीं है अभी। ये तो क्या है कि इसका कुछ पुरानी मशीनें ऐसी होंगी जहां पे ये होगा, कोई जरूरी नहीं है। बट आजकल की जो मशीनें आ रही है उनमें सब में सी टाइप होते हैं। अब एबीसी टाइप में क्या डिफरेंस है वो बताते हैं अभी। डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन, इसकी परिभाषा और इसका उपयोग कहाँ है। कटर रेडियस ऑफसेट एक कंट्रोल सिस्टम की विशेषता है जो प्रोग्रामिंग के समय कटर के एक्यूरेट डायामीटर को जाने बिना एक कंट्रोल प्रोग्रामिंग करने की अनुमति देता है। टूल का डाया कितना भी हो आप प्रोग्राम बना सकते हो, चला सकते हो, साइज मैटर नहीं करता इसमें, बट प्रोग्राम चल जाएगा। अगर उस दौरान अगर आप कैलकुलेट करते हो कब बिना ऑफसेट के, तो उस दौरान क्या होता है आपका, ये कटर का डाया आपका कैलकुलेट करना पड़ता था मैनुअल। अभी सी टाइप में ऐसा नहीं है। यह एक बहुत परिकर्षण सोफिस्टिकेटेड विशेषता है कि जो सभी आवश्यक गणना करता है। कंटूर चेंज पॉइंट 3 आइटम के आधार पर निर्धारित होता है। कौन कौन सा, कंटूर पॉइंट बेस्ड ऑन द ड्राइंग, specified direction of the cutter motion, cutter radius amount stored in the control system। कंटूर चेंज पॉइंट इन तीन पे करता है कि पॉइंट हमारा चेंज कैसे होगा। या तो ड्राइंग में कुछ डायमेंशन दी हुई होगी वहां पे होगा, या यहाँ पे डायरेक्शन आपने कोई डिफाइन किया होगा वहां पे होगा, या जहां पे आपने जो कंट्रोल सिस्टम में टूल का जो रेडियस दिया हुआ है वहां पे। तो तीन इसमें मेन चीज होगी जो इसमें डेफिनेशन है। प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग और मशीनिंग में यह सुविधा सीएनसी प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग के दौरान एक्यूरेट कटर डायमीटर को जाने के बिना एक्यूरेट कटर डायमीटर को जाने बिना एक प्रोग्राम करने की अनुमति देती है। यह वास्तविक ऑपरेशन के दौरान, यह प्रैक्टिकल ऑपरेशन के दौरान सीएनसी ऑपरेटर को एडजस्ट करने की अनुमति देता है। यह फाइन ट्यून करने के लिए कंट्रोल सिस्टम में कटर का साइज, नॉमिनल, ओवर साइज या अंडर साइज, एक्चुअल मशीनिंग कटर रेडियस ऑफसेट और टूल नोज रेडियस ऑफसेट लेथ पर का उपयोग करना कई कारणों से विचार किया जा सकता है। किस किस कारण है इसके, अननोन एग्जैक्ट साइज ऑफ द कटर रेडियस, एडजस्टिंग फॉर द कटर वियर, एडजस्टिंग फॉर द कटर डिफ्लेक्शन,
roughing and finishing operation to different cutter, maintaining machining tolerance and many others. प्रत्येक कंटूर को कटर रेडियस के विचार की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी कंटूर बिना कटर रेडियस के नहीं बनता। कुछ एप्लीकेशन इस समय बहुत स्पष्ट नहीं हो सकते, लेकिन इस विषय के ज्ञान में वृद्धि के साथ विषय को समझना आसान हो जाएगा, बशर्ते सुझाव केवल संभावनाओं के ये कुछ समझते कटर रेडियस ऑफसेट प्रस्ताव। अब सीएनसी प्रोग्रामिंग है, इसके वास्तविक उपयोग पर नजर डालते हैं। इसका यूजेस कहाँ है? प्रोग्रामिंग टेक्निक। एक कंपनसेशन मोड में कटर रेडियस प्रोग्राम करने के लिए पहले बताई गई 3 आइटम्स को जानना चाहिए। कौन सा जो पहले बताए गए थे वो भी है। कंटूर पॉइंट बेस्ड ऑन द ड्राइंग, स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ द कटर मोशन, कटर रेडियस अमाउंट स्टोर्ड इन द कंट्रोल सिस्टम। ये आइटम गणना के लिए वास्तविक डेटा सोर्स की आपूर्ति करते हैं। कंप्यूटर केवल डेटा के साथ काम करते हैं और डेटा को यूजर द्वारा आपूर्ति की जानी है। इस अध्याय के पर्पज के लिए मान लें कि कंटूर चेंज पॉइंट के सभी डेटा एक्स वाई ड्राइंग कोऑर्डिनेट के रूप में ड्राइंग पर आधारित है। डायरेक्शन ऑफ कटिंग मोशन। भले ही एक एक्सटर्नल या इंटरनल टूल पाथ एक कंटूर के लिए प्रोग्राम हो, किसी भी प्लेन में हमेशा 2 दिशाओं का विकल्प होता है। किसी भी प्लेन में हमेशा 2 ही दिशा मिलती हैं। केवल अब के लिए दिशाओं को काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दिशा कहा जाता है। एक कंटूर के अराउंड टूल पाथ का वर्णन करते समय, अराउंड मतलब चारों तरफ का, यह गलत है। फिर भी सामान्य शब्दावली का उपयोग अक्सर किया जाता है। यह सामान्य गति दिशा वास्तविकता से जटिल होती है कि मशीन टेबल मिलिंग में और टूल मोशन टर्निंग में एक विशिष्ट मोशन होता है। वह ये है, कौन कौन से हैं? 2 बहुत अलग समूहों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, जो विचार करने के लिए मशीन की मोशन का टूल की मोशन, जो विचार करने के लिए मशीन की मोशन या टूल की मोशन। ध्यान रखें कि टूल मूव कर रहा है या जो मूव कर रहा है। ध्यान रखिए सीएनसी मशीन टाइप का उपयोग किए बिना सीएनसी प्रोग्रामिंग में एक फंडामेंटल रूल का पालन करना आवश्यक है, जो पार्ट कंट्रोल के अराउंड होता है, चारों तरफ होता है। In CNC programming, always consider the cutting tools moving around the part, never the other way around. आपको ये ध्यान रखना है कि टूल जो है जॉब के बाहर की तरफ अराउंड चारों तरफ घूमेगा। टेबल घूमे या आपका स्पिंडल घूमे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन सीएनसी लेथ के लिए सही है, जहां पर स्पष्ट है कि केवल सीएनसी मिलिंग के लिए भी सही है। यहां पर इतना स्पष्ट नहीं है। मशीनिंग में थोड़ा सा डाउट है। क्या है? ये अन्य प्रकार की सीएनसी मशीनों के लिए भी सच है, जैसे वायर कट, ईडीएम, लेजर कटिंग, वायर जेट कटर, फ्लेम कटर आदि। जब यह सो कॉल्ड क्लॉकवाइज बनाम काउंटर क्लॉकवाइज के पार्ट के चारों ओर काटने की दिशा का वर्णन करता है, जो इसको नजदीकी से देखना आवश्यक है। अभी आता है लाइट, राइट, लेफ्ट और राइट, नोट क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। अभी हम लेफ्ट राइट के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि भ्रामक शब्दों को क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज को खत्म करना है। यहाँ से कंफ्यूजन को दूर करना है। यह शब्द विशेष रूप से सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए आरक्षित है, उसी के लिए रिजर्व्ड है, और कटर रेडियस ऑफसेट की चर्चा में कोई स्थान नहीं है। इसके बजाय स्पष्टता के लिए बाएं और दाएं, लेफ्ट और राइट, अधिक स्ट्रिक्ट शब्दों का उपयोग किया जाता है। यहां तक कि ये दोनों शब्द कभी कभी भ्रमित हो सकते हैं। मतलब यहाँ का कहने का मतलब क्या है कि जब G02 या G03 अप्लाई करते हैं, उस दौरान हम काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पे बात करते हैं और वो वही सिलेक्शन किया जाता है। बट यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है।
लेफ्ट और राइट अलग है, और काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये अलग अलग है। यहां तक कि ये दोनों शब्द कभी कभी भ्रमित हो सकते हैं। किसी का सामना करने की कोशिश करें, किसी भी वस्तु की स्थिति के बारे में बात करें, आपके लिए बाईं ओर स्थित अपने प्रतिद्वंद के लिए दाईं ओर है। मतलब ऐसा कंफ्यूजन है कि मेरे लिए तो लेफ्ट है लेकिन दूसरे के लिए राइट हो सकता है, और होता भी है। तो वो चीज क्लियर करनी चाहिए कि लेफ्ट और राइट है क्या चीज है। ऐसा नहीं है कि मेरे सामने तो लेफ्ट में बोल रहा हूँ राइट लेफ्ट है, लेकिन मशीन के लिए वो राइट होगा, या किसी थर्ड पर्सन के लिए और भी कुछ हो सकता है। तो ये चीज क्लियर करनी जरूरी है। रोजमर्रा की परिस्थितियों की तरह जब आप बाएं और दाएं डायरेक्शन दिशात्मक शर्तों का सामना करना पड़ता है, तो हम एक निश्चित पूर्व स्थापित दिशा के संबंध में किसी वस्तु की सही स्थिति का निर्धारण करते हैं कि पहले कोई एक चीज फिक्स करनी पड़ेगी, उसके रिस्पेक्ट में ही हम डायरेक्शन बता पाएंगे। हमें या तो अपना फेस जो किधर रखना है, उससे हमें पता लगेगा कि लेफ्ट में क्या है राइट में क्या है। कोई चीज एक फिक्स करनी पड़ेगी। एक मूविंग ऑब्जेक्ट को बाईं या दाईं ओर कहा जाता है। एक मूविंग ऑब्जेक्ट को बाईं या दाईं कहा जा सकता है। एक फिक्स ऑब्जेक्ट इसके मूवमेंट की दिशा पर निर्भर करता है। एक कोई चीज रखी हुई है उसको तो मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट और राइट है, लेकिन चीज घूम रही है या चल रही है, वो कुछ भी हो सकती है। वो आज अभी लेफ्ट है, थोड़ी देर में राइट हो जाएगी। वो ऐसा पॉसिबल है। तो सीएनसी प्रोग्रामिंग में कोई अंतर नहीं होता। कंपेंसेशन कटर टूल पाथ के लिए बाईं और एक फिक्स्ड कंटूर के दाईं और स्थित है। सीएनसी प्रोग्राम में कोई अंतर नहीं है। कंपनसेशन में फर्क पड़ता है। कंपनसेशन कटर टूल पाथ के बाईं ओर और एक फिक्स कंटूर के दाईं ओर स्थित है। जब कटर पाथ दिशा में देख रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कैसा है? अभी आपको चित्र के अंदर दिखाई देंगे लेफ्ट क्या चीज है और राइट क्या चीज है। जब एक्सटर्नल करते हैं उस दौरान कंडीशन क्या रहती है, और जब इंटरनल करते हैं उस दौरान कंडीशन क्या रहती है। अभी हम बात कर रहे हैं कटर मोमेंट की। तो आपका अगर हम देखेंगे, लोग कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं। टेबल आपकी लेफ्ट मूव कर रही है, टूल राइट को मूव कर रहा है, तो कटिंग तभी होगी जब दोनों चीज में से कोई एक मूवमेंट होगी या दोनों मूवमेंट होंगे, तभी कटिंग होगी ना। तो इसमें क्या बताया गया है, अब ए टू बी, ए और बी के अंदर क्या फर्क है। नो मोशन डायरेक्शन शो लेफ्ट एंड राइट इज अननोन। आपको जो ए के अंदर दिख रहा है कि ये अंदर है या बाहर है, या बाहर है या अंदर है, लेकिन आप यहाँ पे कोई जज नहीं कर सकते कि ये लेफ्ट है या राइट है। आप खाली इतना बता सकते हो कि ये होल के अंदर है कैविटी के, और ये कैविटी से बाहर है। अभी आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आपका दर्शा रहा है कि ये लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, बट कटर पोजीशन टू बी लेफ्ट ऑफ द कंटूर। जब इनसाइड चलेगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन कहने में लेफ्ट ही है, रहेगा लेफ्ट ही। अब मेरे सामने अगर दिख रहा है तो मेरे तो एक राइट जा रहा है एक लेफ्ट जा रहा है, लेकिन प्रोग्राम लेफ्ट का बना हुआ है, तो इसका मतलब ये कटर का जो पाथ है वो चेंज हो गया, बाहर की तरफ हो गया, इसलिए लेफ्ट बोला जा रहा है। ये अंदर की तरफ है तो इसको लेफ्ट बोला जा रहा है। इसका एक सिंपल वे बताता हूं आपको, ये तीसरा और बता देता हूं। कटर पोजीशन टू बी राइट ऑफ द कंटूर, सिंपल है। मैं अभी आपको एक चीज क्लियर करता हूं इसका। ये आपका मूवमेंट है, जैसे मैं खड़ा हूं मेरे से मूवमेंट है। इस मूवमेंट की दिशा को अगर मैं साफ बात करूं, अगर मेरा कटर इधर है तो ये मेरा कौन सा हो गया, दिस कॉल्ड एल, लेफ्ट। देन अभी मैं एक दूसरा सर्किल और लगाता हूं, इसको बोलते हैं
राइट। तो ये क्या हुआ कि जो आदमी खड़ा है इधर, तो उसको क्या क्या चीज दिख रही है। मैं अगर इसकी पिक्चर की बात करूं, जैसे ये कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, ये इसका एक हाथ ये है, एक हाथ ये है, ये इसका चेहरा है, ठीक है, ये आदमी खड़ा है। तो इसका ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। सॉरी, इसका फेस किधर है, ये इधर है, इस डायरेक्शन, ये फेस इधर है। तो इस डायरेक्शन जब आदमी ऐसे देखता है, कटर मेरे सामने चल रहा है, और कटर अगर इस लाइन के, अगर ये लेफ्ट में है, इस डायरेक्शन में है, तो इसको लेफ्ट बोलेंगे, और इस डायरेक्शन में अगर है तो इसको राइट बोलेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई होता है इसका G41, और यहाँ पे अप्लाई होता है G42। सिंपल वे है, इसको समझने के लिए ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ये अंदर जाएगा तो कुछ और होगा, बाहर की कटिंग करेगा तो कुछ और होगा, इसलिए इसको समझने के लिए सफिशिएंट है इतना। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी चित्र सभी तीन विकल्पों को दर्शाता है। एक दिशा के बिना कटर, इसमें क्या क्या दिखाया गया, पहले में दिखाया गया है बिना मोमेंट के है, सेकंड वाले में बताया गया है कि लेफ्ट है, थर्ड वाले में बताया गया है कि राइट है। अब इसमें मिलिंग में क्या होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपका मिलिंग का जो कटर है वो कटिंग क्या कर रहा है, अप मिलिंग है या डाउन मिलिंग है। तो ये कटिंग का एक अप मिलिंग, मिलिंग में ज्यादातर अप मिलिंग ही होती है, जिसको हम कलाई मिलिंग बोलते हैं। कन्वेंशनल मिलिंग नहीं होती है, कन्वेंशनल मिलिंग होती है आपकी डाउन मिलिंग। ये मानते हो कि स्टैंडर्ड राइट हैंड के टूल का उपयोग M03 रोटेशन के लिए किया जा सकता है, काटने के लिए पारंपरिक मिलिंग मोड के कारण दाई और कंपनसेशन के लिए एक मामला हो सकता है। इस मोड का उपयोग केवल विशेष में किया जाना चाहिए। इन केस एक कटिंग एक टूलिंग विशेषज्ञ के साथ परामर्श के बाद यह केवल मिलिंग सिस्टम पर लागू होता है, टर्निंग के लिए नहीं होता। कंटूर को मैच करने के लिए बाईं और दाईं दिशा का चयन। अभी लेफ्ट और राइट का डायरेक्शन कैसे है। कंटूर को मैच करने के लिए बाईं और दाईं दिशा का चयन प्रोग्रामिंग महत्व का विशेष नहीं है, जैसे कि यह स्थापित मशीनिंग सिद्धांतों के आधार पर चयन आता है। अभी आती है ऑफसेट की कमांड, जैसे अभी दर्शाई गई है। ऑफसेट की कमांड कौन सी कहां पे अप्लाई होती है, कटिंग की जो डायरेक्शन है, कटिंग डायरेक्शन के आधार में एक या दूसरे मोड को प्रोग्राम करने के लिए कंट्रोल सिस्टम वांछित रिक्वायर्ड कटर रेडियस ऑफसेट दिशा मोड का चयन करने के लिए दो प्रीपैटरी कमांड प्रदान करते हैं। पहला वाला लेफ्ट है, देन सेकंड वाला राइट राइट है। G41 offset compensation of the cutter radius is to the left of countering direction। कंटूरिंग जो डायरेक्शन है उसका आपके लेफ्ट में रहेगा। देन उसके बाद आता है 42 ऑफसेट कंपनसेशन ऑफ द कटर रेडियस इज टू द राइट ऑफ द कंटूरिंग डायरेक्शन। जब 41 या 42 मोड की आवश्यकता नहीं होती है तो इसे G40 कैंसिल कमांड द्वारा रद्द किया जाना चाहिए। इसलिए तीनों कोड इसमें दिखाए गए हैं, G40, 41, 42। G40 एक कटर रेडियस ऑफसेट को कैंसिल करने के काम आता है। अभी जो आता है इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, कमांड दिखाई गई है कहां पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अभी इसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि 41 कहां पे अप्लाई हो रहा है। जैसे कटर की डायरेक्शन ऊपर है, अभी मैंने जिस चित्र में बताया तो वही सेम चीज यहाँ रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर कटर ऊपर की तरफ जा रहा है मेरे फ्रंट में तो ये लेफ्ट रहेगा। इस ये बेस है, ये हमारा येलो वाला हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये ग्रे वाला हमारा कटर है जिसको हम एंड मिल बोल सकते हैं। ऐसे ही राइट हैंड जब होगा तो ये भी इस डायरेक्शन ऊपर जा रही है, लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्ट के राइट हैंड को, इसलिए इसको 42 बोलेंगे, इसको 41 बोलेंगे। ऐसे ही अगर डाउन की तरफ आ रहा है
तो ये हो गया कटर मेरे अपोजिट हो गया, मेरे फेस के अपोजिट, तो ये हो गया राइट। राइट कैसे होगा, जब मैं इसको घूम के खड़े होकर उधर से देखूंगा तो ये कटर कंपोनेंट के राइट डायरेक्शन में आएगा, उस तरफ से अगर देखूंगा तो एरो की तरफ से। ऐसे ही इसमें 41 हो जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये कटर के सेंटर लाइन पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट के पे, अगर हमने 40 दिया है तो। अभी आता है इसमें और इम्पोर्टेंट चीज है समझने की, कि डाउन मिलिंग और अप मिलिंग का लफड़ा समझते हैं। ये ध्यान में रखते हैं कि शब्द क्लाइम और कन्वेंशनल केवल मिलिंग का रेफरेंस देते हैं। स्पिंडल रोटेशन और मिलिंग कटर के लेफ्ट और राइट हैंड के रिलेटिव होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार G41 कमांड को क्लाइम मिलिंग मोड के लिए लागू किया जाता है और G42 कमांड को कन्वेंशनल मिलिंग मोड के लिए लागू किया जाता है। The table show all relationship between tool type and tool rotation and cutting directions. जब राइट हैंड का हमें कटिंग करना है, टूल राइट हैंड का है, टूल की डायरेक्शन M03 में है, कटिंग डायरेक्शन अगर लेफ्ट कर रहे हैं मतलब 41 लगाया है तो क्लाइम मिलिंग हो जाएगा, और राइट लगाया है तो कन्वेंशनल मिलिंग हो जाएगा। तो ऐसे ही हम अगर लेफ्ट हैंड का टूल है और M04 चलाया है तो 41 लेफ्ट रहेगा, राइट 42 रहेगा, ये कन्वेंशनल क्लाइम मिलिंग। ये इसलिए समझाया गया है कि जब मिलिंग करते हैं उस दौरान परफॉर्मेंस जो सबसे अच्छी आती है वो क्लाइम मिलिंग की आती है, जिससे कटर की लाइफ अच्छी मिलती है, फिनिश अच्छी मिलती है और स्मूथ कटिंग होती है। डेप्थ ऑफ कट आपका जितना दिया है उतना ले लेगी मशीन, अदरवाइज मशीन पीछे की तरफ भागेगी। There is no cutter radius offset applied when G4140 command is in offset. तो आई थिंक इसको मैं अभी इतना ही समझा के क्लोज करूंगा, अभी नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। G41 जैसे अभी क्लाइंग मिलिंग और डाउन मिलिंग आपको बताया गया है। जब कटर के साथ चिप थिकनेस व्हेन द इंसर्ट इंटर द पार्ट, तो चिप थिकनेस ये सडनली नहीं बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। अभी जैसे क्या है कि क्लाइंग और डाउन मिलिंग और कन्वेंशनल और अप मिलिंग। डाउन मिलिंग क्या है कि कटर आपका चल रहा है तो चिप्स पीछे फेंक रहा है, इसलिए कि डाउन मिलिंग। और जिधर मूवमेंट और चिप्स अगर कटर के आगे आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं अप मिलिंग, इसको समझने के लिए। वैसे तो पूरी टर्मिनोलॉजी कटिंग टूल्स की है, बट ये समझना भी जरूरी है कि हमें पाथ कौन सा अप्लाई करना है, तो उसी से हमारी डायरेक्शन निकल के आएगी। क्योंकि हम खाली प्रोग्रामिंग नहीं बता रहे, इसकी सारी चीज बता रहे हैं, इससे रिलेटेड जो जो संबंधित चीजें हैं, ताकि चीज कोई मिस ना हो समझने के लिए और प्रोग्राम करने के लिए। तो इसमें क्लाइंब मिलिंग को हम 41 दोबारा दिखाते हैं और कन्वेंशनल मिलिंग को 42 दोबारा दिखाते हैं। तो अभी इस चैप्टर के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे। अभी एक काम करते हैं, अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो कोई मेरे को बता दो, ताकि मैं क्वेश्चन अगर है तो मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ।